बैठिए। थैंक यू। अब तक कितना इंटरव्यू दे चुके हैं आप? 2। किन किन पदों के लिए? सॉरी सर, मतलब मैं हम मॉक के बारे में बोल रहा हूँ। अच्छा, मतलब ESI का मेरा पहला इंटरव्यू। ESI का लिए आपका ये पहला इंटरव्यू। Yes. इससे पहले आप कभी इंटरव्यू के स्तर तक पहुँचे हैं? यह बताइए कि इंटरव्यू की तैयारी से पहले आप क्या क्या तैयार करके आए हैं कि आपसे पूछा जा सकता है? सर मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, बिहार का करेंट, बिहार के बारे में जानकारी, अपने ज़िले के बारे में जानकारी और पेपर मैगजीन में जो आता है। आपको मालूम है कि इंटरव्यू इन सब में से किसी चीज़ की परीक्षा नहीं है, वो आपके व्यक्तित्व का परीक्षा है। जी सर। आप बताइए कि ESI पद के लिए आप अपने व्यक्तित्व को किस हद तक प्रिपेयर्ड मानते हैं? सर ESI के लिए मैं किसी भी काम को समय से पहले करने के लिए तैयार रहता हूँ। जो भी टाइम मिलता है उसके अंदर और जो भी काम मिलता है उसको पूरी ईमानदारी के साथ करता हूँ। चलिए, अच्छी बात है। ये बताइए कि जो ESI है वो परिवहन विभाग के अंतर्गत आता है। जी सर। परिवहन विभाग में प्रत्येक जिले में एक DTO स्तर के अधिकारी होते हैं। जी सर। किसी जिला स्तर के परिवहन की सारी समस्याओं को ठीक करना हो मान लीजिए, तो किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना? सर सबसे पहले शहर जिला स्तर का जो मुख्यालय है वहाँ पे जाम की समस्या सबसे अधिक रहती है, तो वहाँ पे एक रिंग रोड बना के उसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद सर एक अतिक्रमण की समस्या है जिसके कारण आए दिन एक्सीडेंट और जाम दोनों होते रहते हैं। और इसके बाद सर ग्रामीण इलाके में, जिले के ग्रामीण इलाकों में जो रोड की समस्या है वो बाढ़ के कारण हर साल क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, या उसको भी सर मतलब ठीक कराने की कोशिश की है। ठीक है, अच्छी बात है। परिवहन से संबंधित आपको ऐसा लगता है कि यही समस्याएं हैं, और कुछ? जी सर, परिवहन से समस्याएं और भी है, जैसे नए लड़कों के द्वारा बाइक का चलाना जिनके पास लाइसेंस नहीं है, वो भी यातायात बाइक नियमों के पालन पालन संबंधित करना और ट्रैफिक रूल एंड रेगुलेशन को सही तरह से नहीं पालन करना। ट्रैफिक रूल। ठीक है। ESI का काम होता है न केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बल्कि अगर डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी है, किसी नियम का पालन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए उसके रेवेन्यू फंक्शन भी है, जो फाइन, पेनल्टी ये सब चीज आरोपित करता है। मुझे बताइए कि आर्थिक दंड यदि दे पाने में कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को आप पकड़ते हैं जिसके गाड़ी का पॉल्यूशन और इंश्योरेंस नहीं है, और वो कहता है कि भाई मैं मुश्किल से गाड़ी का पेट्रोल भरा पाता हूँ, वैसी परिस्थिति में जब वो सीधे लाचार है कि वो आर्थिक दंड जाहिर है जब नहीं भर सकता है, उतने पैसे की उसकी आमदनी नहीं है, तो आर्थिक दंड देना उसे कहाँ तक उचित है, जबकि वो कह रहा है कि उसके पास इंश्योरेंस कराने के लिए पैसे नहीं है और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए पैसे नहीं है। सर मानवता के लिहाज से तो उचित नहीं है जिसके पास बहुत, लेकिन सर रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार से जो भी माननीय विधायिका द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, मान लीजिए कि जो व्यक्ति है वो तो दे ही नहीं सकता है फाइन, तो वैसी परिस्थिति में क्या किया जाएगा? वो तो कह रहा है कि बहुत मुश्किल से मैं पेट्रोल भरवा पाता हूँ। तो फिर आप खुद एक बेरोजगार व्यक्ति हैं, आप इस बात को समझते होंगे, तो एज ए ESI आप उस समय क्या निर्णय लेंगे? सर तो एक ये भी व्यवस्था सरकार की तरफ से है कि चालान काट के बाद में कोर्ट में जमा किया जाता है। अच्छा, तो मैं उसके फॉलो करूँगा उसको। अगर आप आरोप नहीं करते हैं कागज़ वगैरह जमा, तो आपकी गाड़ी जब्त कर दी जाती है, ठीक है ना? ऐसा ये बताइए कि हम लोग थानों में देखते हैं कई बार पुलिस स्टेशन के पास पुरानी गाड़ियाँ लगी हुई होती है, आपने देखा है क्या कभी ऐसा दृश्य? जी सर, देखिए कई बार हाई कोर्ट के निर्देश भी रहे हैं कि उन गाड़ियों को सही जगह पर रखा जाए या केस का डिस्पोजल सही समय पर किया जाए। ये बताइए कि थाने के पास, पुलिस स्टेशन के पास पुरानी गाड़ियों का जो जमावड़ा होता है बड़ा अगली सीन क्रिएट करता है। मुझे नहीं लगता कि किसी यूरोपीय कंट्री में आप ऐसा दृश्य देखेंगे। भारत के कई शहरों में आपको ऐसे दृश्य देखने को मिलेंगे। कई बार ये सड़क पे ही पड़े हुए होते हैं, ठीक है, गाड़ी जिस रूप में जब्त की जाती है वर्षों तक रहने के कारण वियर एंड टियर बिल्कुल सड़ गल जाता है। बताइए कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? सर इसके लिए ज़िले में एक सेट बनाने की आवश्यकता है और बहुत सारे ज़िले में सर है भी सेट, लेकिन वहाँ पे उचित जगह नहीं रहने के कारण जो जगह फुल हो जाता है सर, इसके लिए गाड़ी थाने पे ही रह जाती है। नहीं तो इसके लिए सरकार द्वारा जिले मुख्यालय में सेट की व्यवस्था की गई है जहाँ इसको जमा कराया जाए और वहाँ से उसकी नीलामी की जाए। वहाँ से उसकी नीलामी। जी चलिए ठीक है, मुझे तो ऐसा लगता है कि
गाड़ी का मूल्यांकन कर लिया जाना चाहिए, ठीक है, और सो दैट कि जब केस मुकदमा फाइनल हो तो व्यक्ति को गाड़ी या फिर उतनी राशि लौटाई जानी चाहिए। क्योंकि राज्य अगर अपनी शक्ति से किसी के गाड़ी को सीज करता है, चाहे मुकदमे का कितना भी निपटान में समय लगे, ये राज्य का दायित्व है, अधिकारियों का दायित्व है गाड़ी को सही कंडीशन में रखना। जब आप अपनी पर्सनल गाड़ी खुले में नहीं रख सकते तो सीज टू हीज गाड़ी खुले में कैसे रखते हैं? ठीक है ना, चलिए अच्छी बात है। ESI पद के लिए न्यूनतम योग्यता कितनी है? ग्रेजुएशन। और आपका ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से है? पॉलिटी ऑनर्स। कहाँ से किया आपने? SNS कॉलेज हाजीपुर। क्या है ये SNS? सत्येंद्र नारायण सिंह महाविद्यालय। तो सत्येंद्र नारायण सिंह जी के बारे में बताइए। सर बिहार में इनको छोटे साहब के नाम से जाना जाता है, यानी उग्र नारायण सिंह के पुत्र हैं, और इनका योगदान रहा है बिहार में समाज सेवा के क्षेत्र। ये बताइए, आजकल राजनीतिज्ञों के बीच एक प्रचलन है, अपने नाम के नीचे लिखते हैं समाज सेवी, ठीक है, ये कहाँ तक उचित है? आपने राजनीति शास्त्र को पढ़ा है, नेता शब्द या नेतागिरी या राजनीति शब्द लिखने में या राजनेता शब्द लिखने की जगह लोग समाज सेवी लिखना पसंद करते हैं, क्यों? सर नेता जो भी होता है वो समाज का सेवक ही होता है सर, और समाज के द्वारा ही चुन के वो आता मुझे है। एक दो शब्दों में अंतर बताइए, अपराध का राजनीतिकरण क्या है और राजनीति का अपराधीकरण क्या है? अपराध का राजनीतिकरण, क्रिमिनलाइजेशन, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अपराध का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण दोनों अलग अलग शब्द हैं। राजनीति का अपराधीकरण बताइए। सिमरजीत हम देखे हैं, आप कभी एक शब्द का प्रयोग किया कि विधायिका या जो रूल बनाया जाएगा उसको हम फॉलो करेंगे। आप हमें ये बताइए कि विधायिका के अलावा और कौन कौन अथॉरिटी है जो रूल बना सकता है? सर विधायिका के अलावा सीनियर जो अधिकारी हैं जैसे राज्य परिवहन आयोग, वो भी कुछ रूल बना सकते हैं। इसके अलावा विधान परिषद भी बना सकते हैं, विधानसभा और विधान परिषद तो मिलके बनाती हैं सर। इसके अलावा सर अगर स्टेट की बात है तो राज्यपाल द्वारा भी अध्यादेश जारी करके रूल बनाया जा सकता है। बहुत अच्छा। आपने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया है, जी आप हमें आर्टिकल 1 के बारे में बता सकते हैं? जी क्या है आर्टिकल 1? सर इसमें कहा गया है भारत राज्यों का संघ, और मतलब जितने भी राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है इसको मिला के भारत को एक संघ कहा गया, यूनियन कहा गया। इसमें जो एक शब्द का प्रयोग हुआ है भारत संघ, भारत संघ का क्या मतलब है? भारत संघ का मतलब है सर कि जितने भी राज्य हैं उनको स्टेट के साथ मतलब स्टेट के साथ मिला के उनको एक संघ बनाया गया है, और उनको भारत से अलग होने की आज़ादी नहीं है। कैसे बना है भारत संघ? सभी राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेश को किस तरीके से मिलाया गया है ये पूछ रहे आपसे। और सर साइन मतलब ये राज्य और संघ के बीच साइन करके मतलब जो स्टेट है जी और जो यूनियन गवर्नमेंट था जी सर। इसके बीच एक साइन हुआ है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन साइन हुआ है, जी सर। इसके बाद एक भारत संघ बन गया। जी और इसी आर्टिकल 1 में एक शब्द का प्रयोग किया गया है टेरिटरीज ऑफ इंडिया, भारत का राज्य क्षेत्र। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें सर भारत और उसके राज्य क्षेत्र मतलब जो भी स्टेट हैं, और चाहे स्टेट तो संघ में शामिल है, भारत संघ में जो भी स्टेट है, जो भी जी। वर्तमान में 28 स्टेट है तो भारत संघ में शामिल हो गया, ठीक। फिर टेरिटरीज का मतलब क्या हुआ? टेरिटरीज ऑफ इंडिया, भारत का राज्य क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? राज्य क्षेत्र का मतलब हो गया सर भारत के अंतर्गत जो भी एरिया आते हैं वो राज्य क्षेत्र उनके कहलाएंगे। तो बताइए, जैसे 28 तो राज्य हो गया, जी सर। कुछ केंद्र शासित प्रदेश 8 है सर। 8, जी सर। तो ये 28 राज्य और 8 को छोड़कर ऐसा कौन सा एरिया है जिसको भारत सरकार भारत का राज्य क्षेत्र मानती है? भारत का राज्य क्षेत्र मानती है। हाँ, आप हमें ये बताइए कि ये जो संघात्मक सरकार होती है, संघात्मक सरकार और जो एकात्मक सरकार है, इस दोनों के बीच क्या डिफरेंस है? सर एकात्मक सरकार में जो भी होता है वो सेंटर का निर्णय होता है, लेकिन संघात्मक सरकार में सर शक्तियों का बंटवारा होता है जो राज्यों के बीच और केंद्र के बीच बटा हुआ होता है। इसके लिए केंद्र अपना अलग बनाती है और राज्य अपने शासन चलाने के लिए अलग होती है। कोई राज्य मतलब समझ रहे हैं, प्रमुख संप्रभु राज्य की बात कर रहे हैं। जी। फिर कोई राज्य संघात्मक मॉडल, फेडरल मॉडल को क्यों अपनाता है? संघात्मक मॉडल बनाने के सर पीछे एक ही लक्ष्य हो सकता है इसका, क्योंकि यहाँ पे जो भी शासन व्यवस्था है वो संसदीय शासन व्यवस्था है,
और इसके तहत संघात्मक शासन व्यवस्था के तहत भारत और उनके राज्य के बीच दोनों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है और दोनों का अपना अपना अलग अलग कार्य होता है। और इसमें भी अगर मतभेद हो जाता है तो वहाँ पे भारत सरकार का जो भी रूल एंड रेगुलेशन होता है वही मान्य होता है। आप हमें इतना बताइए कि ये संघात्मक जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका क्या फीचर्स है? फेडरल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट में सर जो भी होता है वो सेंटर होता है, जैसे अमेरिका फेडरल है सर, तो वहाँ पे राष्ट्रपति होता है और हर एक राज्य का अलग अलग अपना अपना रूल एंड रेगुलेशन है। और वो भी नागरिकता भी वहाँ 2 प्रकार की है, एक सेंटर की और एक राज्य की है, और यही उनकी विशेषता होगी सर। ये तो उनकी हो गई। हाँ हमारे भारत सरकार, हमारा भारत फेडरल नेशन है ना, जी सर। इसका क्या विशेषता है? यहाँ है इसकी सर, यहाँ डबल नागरिकता, 2 नागरिकता भी नहीं है। जो भारत सरकार द्वारा है वही भारत की नागरिकता है। इसके अलावा भारत का जो भी निर्णय होगा वो मान्य होगा। तो फिर भारत का निर्णय क्या? भारत सरकार, जी भारत सरकार का जो निर्णय होगा वो मान्य होगा। जी। तो यहाँ स्टेट का पावर का क्या होगा? स्टेट का पावर सर अपने स्टेट के लिए होगा सर। और क्या भारत सरकार किसी भी निर्णय को स्टेट पर थोप सकती है? नहीं सर, थोप नहीं सकती है। इसके लिए गवर्नमेंट, न्यायपालिका भी, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो न्यायपालिका के पास है। अच्छा ये बताइए, आपने गणतंत्र के बारे में पढ़ा होगा जी। पॉलिटिकल साइंस में? जी। अच्छे से पढ़े? जी। क्या होता है गणतंत्र? गणतंत्र का मतलब हो गया सर, हेड ऑफ जो स्टेट होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, बहुत अच्छा। चुने जाते हैं सर। जी सर, मतलब राज्य का जो भी पद होगा वो सर वंशानुगत नहीं होगा। मान लीजिए कि जो राज्य का जो है स्टेट है, जैसे प्रेसिडेंट यहाँ है, जी सर। चुने जाते हैं। जी। मान लीजिए कि लोकसभा में कुछ ऐसे सीट हैं, ठीक ना, जिसको हम लखनऊ राजघराना के लिए रिजर्व कर दिए हैं, किसी को जो राजपूत राजघराना से रिजर्व कर दिए हैं। क्या वैसी स्थिति में भारत गणतंत्र रह पाएगा? नहीं। मतलब जितने भी सरकारी पद है सभी को समान अवसर दिया जाएगा देश की जनता को, तब गणतंत्र होगा। जी। अब ये बताइए, आपने कनाडा का नाम सुना है? जी। क्या कनाडा गणतंत्र है? कनाडा गणतंत्र नहीं जानते हैं? ऑस्ट्रेलिया का नाम सुना है? जी गणतंत्र है? सॉरी सर, विदेश के बारे में। ये सेकुलरिज्म नाम सुने हैं? पंथ निरपेक्षता, जी। ये क्या होती है? ये सर ये है कि राज्य मतलब भारत अपने किसी भी धर्म को विशेष रूप से आरक्षित नहीं करेगा और नहीं कोई धर्म के लिए बढ़ावा देगा। वो सभी धर्म को समान अवसर से रूप से देखेगा और इसके लिए मतलब किसी भी सामाजिक सरकारी संस्था उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आप ये हमें बताइए, क्या भारत में स्टेट मतलब समझ रहे हैं? जी सर। क्या भारत में स्टेट रिलीजन में इंटरवीन कर सकती है? हिंदी में सर। अच्छा, जैसे भारत में जो राज्य है, जो भारत सरकार है, जी। ठीक ना, या जो अथॉरिटी है सरकार की, वे भारत में जो धर्म है उसके धर्म में हस्तक्षेप कर सकती है? नहीं सर। नहीं कर सकती? नहीं सर, धार्मिक। आपने अभी सुना होगा जैसे कि जो बुर्का का मुद्दा उठा था, जी। ठीक ना, उसमें गवर्नमेंट का इंटरवीन था। या आपने सुना होगा जो तलाक को बैन किया गया जी। था, गवर्नमेंट इंटरवीन किया है। जी सर, ये सब बैन हुआ है। हाँ। लेकिन ये सब बैन हुआ है तो सर वो धर्म के रिलेटेड नहीं, वो जैसे वहाँ पे बताया गया कि उनका जैसे मानना तो था कि मेरे धर्म में है। कुरान सर, वो वहाँ पे जब कोर्ट में जब ये मुद्दा गया तो वहाँ पे कोर्ट में बताया गया कि बुर्का पहनना कहीं भी कुरान में नहीं लिखा हुआ है सर। ये स्टेटमेंट कोर्ट का है, इसीलिए इसको बैन किया गया स्कूल और कॉलेज में कर्नाटक में सर। तमिलनाडु में एक मंदिर है जहाँ पर बताया जाता है वहाँ महिलाएं नहीं जा सकती। जी सर, सबरीमाला। सबरीमाला, जी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो महिलाएं जाएगी। जी सर। वहाँ तो इंटरवीन किया है गवर्नमेंट। तो सर ये सॉरी सर, ये मैं आपको थोड़ा गलत बोल दिया था। वो ऐसा हस्तक्षेप कर सकती है सर। तो पॉजिटिव इंटरवीन कर जी सकती सर, है। पॉजिटिव इंटरफेरेंस जिससे मानव का विकास। जी सर, मानव का विकास हो, यदि मानवता से- लोगों की फंडामेंटल राइट में अगर धर्म इंटरवीन कर जी रहा सर। है तो वैसे स्थिति में गवर्नमेंट इंटरवीन हाँ, कर जी सकती है। सर, कर बहुत सकती अच्छा, थैंक यू। ये मुझे बताइए कि फंडामेंटल राइट की बात हुई अभी, तो फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव है आपके DPSP में क्या डिफरेंस है? मैम, फंडामेंटल राइट व्यक्तियों के लिए, एक पर्सन के लिए है, लेकिन जो DPSP है वो एक समाज के लिए, पूरे समाज के बारे में कल्याण के लिए सोचते हैं। और ये DPSP न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, जबकि फंडामेंटल राइट के लिए हम न्यायालय तक जा सकते हैं। और फंडामेंटल राइट व्यक्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करता है, जबकि DPSP गवर्नमेंट को मतलब सरकार को
मजबूती प्रदान करता है विकास के लिए। निर्देश देता है, जी दिशा निर्देश। जी मैम। ये कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, इसको आप स्पष्ट कर सकते हैं? क्या मैम? फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब अपने आप में सर्वोच्च नहीं है, उस पर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। जी आप एक दो एग्जाम्पल दे सकते हैं जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है इसका? जी। जब राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो फंडामेंटल राइट को मतलब जो भी उसकी स्वतंत्रता है उसको रोक दिया जाता है। लेकिन कुछ आर्टिकल है जिसको गवर्नमेंट या राष्ट्रपति नहीं रोक सकते हैं, जैसे कि आर्टिकल 20 और 21। ऐसा क्या है आर्टिकल 21 में? 21 में मैम है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब जीने का अधिकार है, इसके लिए इसको बैन नहीं किया जाता है। और 20 है अपराध के संबंध में संरक्षण। और बतलाइए फंडामेंटल राइट्स पे कुछ और रेस्ट्रिक्शंस हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या बंधन है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो आर्टिकल 19 में है। इसमें टोटल जितने भी पार्ट आते हैं वो राष्ट्रीय आपात के दौरान निलंबित आते हैं या फिर सेक्शन आते हैं? जितने भी सेक्शन आते हैं, सॉरी मैम, वो राष्ट्रीय आपात के दौरान निलंबित है। और कुछ है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ उपबंध? जी सर। मैडम ने पूछा कि फंडामेंटल राइट्स अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या कोई बंधन है? जी सर। कौन सा बंधन है? जैसे सर मैं मतलब हम कहीं भी जाते हैं तो शांतिपूर्वक जमा होते हैं। ठीक है। ये मुझे बताइए, जमा होने की बात कही, अभी रिस्ट्रिक्शन की बात चल रही थी, जी आपने सुना होगा कि शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 एरिया में हम लोग ऐसे ही प्रवेश नहीं कर सकते, कुछ रिस्ट्रिक्शन है वहाँ पर। मुझे ये बात बताइए कि जो शेड्यूल 5 एरिया होते हैं और 6 एरिया होते हैं, इसका डिफरेंसेस क्या है? सॉरी मैम, शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 पता नहीं। अच्छा मुझे ये बताइए कि दल बदल नीति सुनी होगी आपने, जी एंटी डिफेक्शन उस पर वो आया है, ये मुझे बताइए किस शेड्यूल में मुझे मिलेगा ये? शेड्यूल अनुसूची को बोल रहे हैं। हाँ, अनुसूची। अनुसूची बोल रहे हैं। हाँ, शेड्यूल 1, 2 ऐसे होते हैं ना, 12 होते हाँ हैं। अनुसूची है, 10वीं अनुसूची। हाँ, ये है क्या? इसमें है कि मैम अगर कोई भी विधायक या एमपी अगर इलेक्शन जीतते हैं तो उनको दल बदल करने के लिए, जैसे किसी दल से जीत गए और दूसरे दल में जाके गवर्नमेंट बना लिए या मिल गए, इसके लिए रोक लगाया जाता है। आपका नाम, पूरा नाम? समरजीत कुमार। समरजीत का क्या अर्थ है? समर का मतलब सर हो गया युद्ध, और जीत का मतलब युद्ध को जीतने वाला। आप उस योद्धा या भारतीय शासक का नाम बता सकते हैं जिसे 100 युद्धों का विजेता कहा गया है, जिसने कभी कोई युद्ध नहीं हारा? एक तो है सर समुद्रगुप्त। चलिए, समुद्रगुप्त, उन्हीं को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। चलिए, अच्छी बात है। अब आप मुझे अंतिम प्रश्न का उत्तर दीजिए। मान लीजिए कि मैं पोस्टेड हूँ ESI के रूप में, जी सर, और किसी खास विशेष वर्ग से, कोई महिला या कोई और भी अल्पसंख्यक वर्ग से या किसी जातीय वर्ग से कोई व्यक्ति है, वो मुझे बार बार धमकी देता है कि वो मेरे ऊपर शिकायत करेगा या मुकदमा दर्ज करेगा, और इस बात के लिए डराता है कि मैं उसे कभी कुछ न कहूँ, सही चीज़ों पर भी न डांटूँ। मान लीजिए कोई महिला कर्मचारी है, वो कहती है कि आप मुझे ज़्यादा बोलेंगे तो मैं आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दूँगी, क्योंकि लड़कियों की सुरक्षा के लिए अलग कानून है। फिर कोई जातीय वर्ग से है, वो भी बोल सकता है, कोई अल्पसंख्यक है, वो भी बोल सकता है, या कोई विकलांग है, वो भी बोल सकता है। इन चारों को ऐसे वर्ग में रखा गया जिनके लिए स्पेशल कानून है। जी। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? और यह भी बतलाइए कि क्या समान नागरिक कानून, प्रत्येक नागरिक पर एक प्रकार का कानून लागू होने से किस प्रकार से सरकार को सहायता मिलेगी? सर इसके लिए है समान नागरिक कानून, अभी हाल ही में चर्चा में रहा भी है। उत्तराखंड सरकार इसके लिए अपना कमेटी का गठन भी किया है। ठीक है। और ये पूरे मतलब देश में लागू होना चाहिए सर, ठीक। और ये जहाँ तक है उचित भी है सर। अब मुझे क्या करना चाहिए यदि मुझे कोई धमकी दे रहा है तो सर मुझे कोई धमकी दे रहा है तो हम उसके धमकी से सर पीछे नहीं हट सकते या डर नहीं सकते। मेरा जो काम है वो सर करेंगे। ठीक। इसके लिए वो मेरे पे मुकदमा भी करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। बैक फॉर फीडबैक। आइए, देखिए, राजनीति का अपराधीकरण का मतलब हुआ अपराधी लोग राजनेताओं लोगों को मदद पहुंचाते हैं चुनाव जीतने में, अपराधी लोग राजनेताओं को मदद करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है कि राजनीति जो है क्रिमिनल का सबका मदद ले रही है। अपराध का राजनीतिकरण मतलब हो गया कि कोई अपराधी है
वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की जगह खुद इलेक्शन में खड़ा हो जा रहा है कि जब मैं उसको चुनाव जितवा सकता हूँ मैं खुद क्यों मैं नहीं खुद जीत खराब हूँ। सकता? है ना। तो पिछले बार पाया ऐसा गया था कि लोकसभा वगैरह में कुछ प्रतिशत संख्या 20-30% ऐसे लोग थे, विधायक थे जो दागी थे, किसी न किसी केस में थे। तो एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के रूप में आपको राजनीति का अपराधीकरण, अपराध का राजनीतिकरण जानना चाहिए। जो मैंने पूछा था कि क्या है, तो आर्टिकल 19(2) में 19(2) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 8 रोक लगाया गया है। अपराध उद्दीपन नहीं हो, ठीक है, देश की एकता अखंडता को नुकसान ना पहुँचे, 8 उसमें सीरीज दिया हुआ है ना, युक्ति युक्त निर्बंधन है। तो अगला चीज़ जो मैंने गौर किया, आप सारी चीज़ों का जवाब सही दे रहे थे, आत्मविश्वास का स्तर भी अच्छा है। थोड़ा सा आप अपना लौकिक या भाषाई धार्मिक पहचान जो होता है उसको जाहिर ना करें, जी ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड चाहता है कि वो निष्पक्ष रहे और निष्पक्ष दिखे, तो आपको उसकी सहायता करें। जी ठीक है, आप पगड़ी पहन कर जा सकते हैं, लेकिन कोई धार्मिक चिन्ह वगैरह धारण करना, मतलब प्रयास कीजिए कि दिखा हुआ ना हो, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है, आपका सारा कुछ अच्छा ही रहा सर। ठीक है सर। मैम सर शेड्यूल के बारे में पूछी थी ना 5 और 6, तो मैं अनुसूची जानता था, शेड्यूल नहीं जानता था, इसीलिए